नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कहानी बेस्या की लड़की का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था, शांति नहीं। स्नेह मिलता था पर शीतलता नहीं। आनंद मिलता था पर तृप्ति नहीं। अब आगे की कहानी। हाँ, प्यास और तीव्र होती जान पड़ती। आनंद और सुख के जलन की मात्रा अधिक मालूम होती। वे माता पिता के स्नेह के लिए अत्यधिक विकल रहते, किंतु जब माता पिता ने ही उन्हें अपने प्रेम के पलने से उतारकर अलग कर दिया, तब स्वयं उनके पास जाकर उनके प्रेम और दया की भिक्षा मांगना प्रमोद के स्वाभिमानी स्वभाव के विरुद्ध था। प्रमोद का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा न रह गया था। दुश्चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे बहुत कृश और विक्षिप्त से रहते। समाज में भी अब वह मान प्रतिष्ठा न थी। हर स्थान पर उनसे इसी विवाह की चर्चा सुनाई पड़ती। प्रमोद के इस कार्य से ही नहीं, स्वयं प्रमोद से भी किसी को किसी प्रकार की कोई सहानुभूति न रह गई थी। सब लोग प्रायः यही कहते कि प्रमोद 2 ही 3 साल के बाद अपने इस कृत्य पर पछताएगा। यह विवाह प्रमोद सरीखे विवेकी और विद्वान युवक के अनुकूल नहीं हुआ। ठहरी तो आखिर बेस्या की ही लड़की ना, कितने दिन तक साथ देगी? बेस्याएं भी किसी की होकर रही हैं या रहेगी? इस प्रकार न जाने कितने तरह के आक्षेप प्रमोद के सुनने में आते। इन सब बातों को सुन सुनकर प्रमोद की आत्मा विचलित से हो उठी। उन्हें इन सब बातों का मूल कारण छाया ही जान पड़ती। वे सोचते, कहाँ से मेरी छाया से पहचान हुई? न उससे मेरी पहचान होती और न विपत्तियों का समूह इस प्रकार मुझ पर टूट पड़ता। वे अब छाया से कुछ खींचे खींचे से रहने लगे। उनके प्रेम में अपने आप शिथिलता आने लगी। छाया का मूल्य उनकी आंखों में घटने लगा। पर प्रमोद स्वयं ये सब चाहते न थे। छाया में बेस्या की लड़की होने के अतिरिक्त और कोई अवगुण न मिलता था। वे विवश थे। हृदय के ऊपर किसका बस चला है? वे अपने व्यवहार पर स्वयं ही कभी कभी दुखित हो जाते, फिर वही भूल करते। कभी कभी औरों के सामने भी छाया से वह ऐसा व्यवहार करते जो अनुचित कहा जा सकता था। छाया सुख की छाया में पलकर ही बड़ी हुई थी। अपमान, अनादर और तिरस्कार के ज्वालामय संसार से वह परिचित न थी। अब पद पद पर उसे प्रमोद से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के स्थान पर तिरस्कार से भरा हुआ अपमान ही मिलता था। प्रमोद के इस परिवर्तन के बाद भी छाया ने समझ लिया था कि प्रमोद के हृदय में उसने एक ऐसा स्थान बना लिया है जिस तक किसी और की पहुंच नहीं है। उसे इसी में संतोष था। एक कुलवधू इसके अतिरिक्त और चाहती ही क्या है? पत्नी के रूप में पहुंचकर छाया ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। प्रमोद के चरणों में उसके लिए थोड़ा सा स्थान बना रहे, यही उसकी साधना थी। और इस साधना के बल पर ही वह प्रमोद का किया हुआ अपमान और तिरस्कार हंसकर सह सकती थी। उसके ऊपर उस अपमान और तिरस्कार का अधिक प्रभाव न पड़ता। प्रमोद के जरा हंसकर बोलने पर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे कुछ याद रहता तो केवल प्रमोद का मधुर व्यवहार। प्रमोद के माता पिता आखिर पुत्र को कितने दिनों तक छोड़कर रह सकते थे, और अब तो प्रमोद के साथ साथ उन्हें छाया पर भी ममता हो गई थी। उनका क्रोध महीने 1.5 महीने से अधिक न ठहर सका। वह समाज के पीछे अपने प्यारे पुत्र को नहीं छोड़ सकते थे। हृदय कहता था, चलो मना लाओ। बेटा आत्माभिमानी है तो पिता को नम्र होना चाहिए, किंतु आत्माभिमान आकर उसी समय गला पकड़ लेता। पुत्र के दरवाजे पर स्वयं उसे मनाने के लिए जाना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल न जान पड़ता। फिर पुत्र ही तो है, यदि वह पिता के पास आ जाए तो क्या उसकी शान में फर्क आ जाएगा? सारांश यह कि चंद्रभूषण और सुमित्रा अब बहू बेटे के लिए व्याकुल होते हुए भी उन्हें बुला न सके। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा कि प्रमोद बहुत दुबला पुतला हो गया है और कुछ बीमार सा है। माता का हृदय पानी पानी हो गया। उसने उसी समय एक नौकर के हाथ कुछ रुपए भेजकर कहला भेजा कि प्रमोद आकर उनसे मिल जाए। प्रमोद तो ले लिए क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी, परंतु वे घर न जा सके। उन्होंने समझा माँ ने पिता की चोरी से घर बुलवाया है, इसलिए जिस घर में वे पैदा हुए, जहाँ के जलवायु में पलकर इतने बड़े हुए, उसी घर में चोर की तरह जाना उन्हें भाया नहीं। वे नहीं गए।
जाना अस्वीकार कर दिया। इससे सुमित्रा को बड़ा दुख हुआ। वे उठते बैठे चंद्रभूषण से इस बात का आग्रह करने लगी कि वे प्रमोद को स्वयं लेने जाएं। उसे मनाने में उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं पड़ेगी। दशरथ ने बेटे के लिए प्राण दे दिए थे, यहाँ तो जरा सम्मान की बात है। पिता का हृदय तो स्वयं ही पुत्र के लिए विकल हो रहा था। वे तो स्वयं चाहते थे अब सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के सर पर छोड़कर वे पुत्र को मनाने चले। कहीं छाया पैर छूने आई तो? लाख बेश्या की लड़की है, पर अब तो मेरी पुत्र वधू है, क्या मैं खाली हाथे पैर छुआ लूँगा? सराफे की ओर घूम गए। वहाँ एक जोड़ी जड़ाऊ गहना कंगन खरीदे, जेब में रखकर 10 कदम भी न चल पाए थे कि सामने से प्रमोद आते हुए दिखे। चंद्रभूषण के पैर रुक गए, प्रमोद भी ठिठके। झुककर उन्होंने पिता के पैर छू लिए। चंद्रभूषण की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। प्रमोद के भी आंसू न रुक सके। दोनों कुछ देर तक इसी प्रकार आंसू बहाते रहे। कोई बातचीत न हुई। अंत में गला साफ करते हुए चंद्रभूषण ने कहा, घर चलो बेटा, तुम्हारी अम्मा रात दिन तुम्हारे लिए रोया करती है। प्रमोद ने कोई आपत्ति न की, चुपचाप पिता के साथ घर चले गए। उस दिन वे बहुत रात घर लौटे। उनकी बाट जोते जोते छाया भूखी प्यासी सो गई थी। जब प्रमोद अपने कमरे में पहुंचे तो 12 बज रहे थे। इस समय छाया को जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा। विलंब से लौटने का दुख था, जबकि वे भोजन कर चुके थे और छाया उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही सो गई थी। उन्हें छाया के ऊपर दया आई। उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते वे नींद की प्रतीक्षा करने लगे। छाया गाढ़ी निद्रा में सोई थी। उसके चेहरे पर कभी हंसी और कभी विषाद की रेखा खिंच जाती थी। प्रमोद यह देख रहे थे। आज उन्हें अपने कटु व्यवहार तीर की तरह चुभने लगे। इसी सोच विचार में वे सो गए। छाया की भी नींद खुली। घड़ी की ओर देखा, 1:30 बज रहे थे। पास ही प्रमोद सुख की नींद ले रहे थे। वह बड़ी व्याकुल हुई। उसने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। ऐसी नींद भी भला किस काम की? वे आए, भूखे प्यासे सो रहे, और यह निगोड़ी आंखें न खुली। यह सदा के लिए बंद न हुई थी। कभी न कभी खुलने के लिए तो मुदी थी, फिर खुलने के समय पर क्यों न खुली? इस प्रकार अनेक विचार उसके मस्तिष्क में आकर उसे विकल करने लगे। छाया फिर सो न सकी। बाकी रात उसने करवट बदलते ही बिताई। सवेरे उठकर उसने प्रमोद का कोट टटोला। उसकी जंजीर ज्यों की त्यों पड़ी थी। दूसरी जेब में 25 रुपये भी थे। जंजीर बेची भी नहीं, गिरवी भी नहीं रखी। फिर ये रुपये कहाँ से आए? प्रयत्न करने पर भी छाया इस उलझन को सुलझा न सकी। सवेरे प्रमोद सोकर उठे तब उनका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न था। उठने पर उन्होंने छाया से पिता की मुलाकात, अपने घर जाने की बात और वहाँ के सब लोगों के व्यवहार और बर्ताव सभी बतलाए। छाया सुनकर प्रसन्न हुई, किंतु उस घर में छाया भी प्रवेश कर सकेगी या नहीं, न तो इसके विषय में प्रमोद ने कुछ कहा और न ही छाया को पूछने का साहस हुआ। अब प्रमोद की दिनचर्या बदल गई थी। वह सवेरे से उठते ही अपनी माँ के पास चले जाते, वहीं हाथ मुंह धोते, वहीं दूध पीते, फिर अखबार पढ़ते पढ़ाते, मित्रों से मिलते जुलते एक करीब 11-12 बजे घर लौटते। इस समय उन्हें घर आना ही पड़ता, क्योंकि छाया उन्हें भोजन कराए बिना खाना खाती न थी। छाया को अब प्रमोद के सहवास का अभाव खटकता था, किंतु वह प्रमोद से कुछ कह न सकती थी। वह कुछ ऐसा अनुभव करती थी जैसे प्रमोद के चरणों पर अपना सर्वस्व निछावर करके भी वह प्रमोद को उस अंश तक नहीं पा सकती है जितना एक सहधर्मिणी का अधिकार होता है। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कहानी का अगला भाग मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।